आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद की कहानी स्वामिनी सुनाने जा रही हूँ। मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत ही सामाजिक कहानियाँ होती हैं और सबके दिल को छू लेने वाली होती हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। शिवदास ने भंडारे की कुंजी अपनी प्यारी बहू राम प्यारी के सामने फेंक कर अपनी बूढ़ी आंखों में आंसू भरकर कहा, बहू, आज से गृहस्थी की देखभाल तुम्हारे ऊपर है। मेरा सुख भगवान से देखा नहीं गया, नहीं तो क्या जवान बेटे को यूं छीन लेते। उनका काम करने वाला तो कोई चाहिए। एक हल तोड़ दूं तो गुजारा न होगा। मेरे ही कुकर्म से भगवान का यह कोप आया है और मैं ही अपने माथे पर उसे लूँगा। बिरजू का हल अब मैं ही संभालूँगा। अब घर की देखरेख करने वाला, धरने उठाने वाला तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। रो मत बेटा, भगवान की जो इच्छा थी वह हुआ और जो इच्छा होगी वह होगा। हमारा तुम्हारा क्या बस है। मेरे जीते जी तुम्हें कोई टेढ़ी आंख से भी न देख सकेगा। तुम किसी बात का सोच मत किया करो। बिरजू गया तो अभी बैठा हुआ हूँ मैं। राम प्यारी और राम दुलारी दो सगी बहनें थीं। दोनों का विवाह मथुरा और बिरजू दो सगे भाइयों से हुआ था। दोनों बहनें नहर की तरह ससुराल में भी प्यार और आनंद से रहने लगी। शिवदास को पेंशन मिली। दिन भर द्वार पर गपशप करते भरा पूरा परिवार देखकर प्रसन्न होते और अधिकतर धर्म चर्चा में लगे रहते थे। लेकिन देवगति से बड़ा लड़का बिरजू बीमार पड़ा और आज उसे मरे हुए 15 दिन हो गए। आज क्रियाक्रम से फुर्सत मिली और शिवदास ने सच्चे कर्मवीर की भांति फिर जीवन संग्राम के लिए कमर कस ली। मन में उसे चाहे कितना ही दुख हुआ हो, उसे किसी ने रोते नहीं देखा। आज अपनी बहू को देखकर एक क्षण के लिए उसकी आंखें सजल हो गई, लेकिन उसने मन को संभाला और रुद्ध कंठ से उसे दिलासा देने लगा। कदाचित उसने सोचा था घर की स्वामिनी बनकर विधवा के आंसू पोंछ जाएंगे, कम से कम उसे इतना कठिन परिश्रम न करना पड़ेगा। इसलिए उसने भंडारे की कुंजी बहू के सामने फेंक दी और वैधव्य की व्यथा को स्वामित्व के गर्व से दबा देना चाहता था। राम प्यारी ने पुलकित कंठ से कहा, यह कैसे हो सकता है दादा कि तुम मेहनत मजूरी करो और मैं मालकिन बनकर बैठूं। काम धंधे में लगी रहूंगी तो मन बदला रहेगा। बैठे बैठे तो रोने के सिवा और कुछ ना होगा। शिवदास ने समझाया, बेटा, दैवगति में तो किसी का बस नहीं। रोने धोने से हलकानी के सिवा और क्या हाथ लगेगा। घर में तो 20 काम है। कोई साधु संत आ जाए, कोई पाहुना ही आ जाए तो उसकी सेवा सत्कार के लिए किसी को घर पर रहना ही पड़ेगा। बहू ने बहुत हीले किए पर शिवदास ने एक न सुनी। शिवदास के बाहर चले जाने पर राम प्यारी ने कुंजी उठाई तो उसे मन में अपूर्व गौरव और उत्तरदायित्व का अनुभव हुआ। जरा देर के लिए पति वियोग का दुख उसे भूल गया। उसकी छोटी बहन और देवर दोनों काम करने गए थे। शिवदास बाहर गया था। घर बिल्कुल खाली था। इस वक्त वह निश्चिंत होकर भंडारे को खोल सकती है। उसमें क्या क्या सामान है, क्या क्या विभूति है, यह देखने के लिए उसका मन लालायित हो उठा। इस घर में वह कभी न आई थी। जब कभी किसी को कुछ देना या कुछ लेना होता था तभी शिवदास आकर इस कोठरी को खोला करता था। फिर उसे बंद कर वह ताली अपनी कमर में रख लेता था।
राम प्यारी कभी कभी द्वार की दरारों से भीतर झांकती थी, पर अंधेरे के में कुछ भी दिखाई न देता। सारे घर के लिए वह कोठरी एक रहस्य था। उसमें भांति भांति की कल्पनाएं होती रहती थी। आज राम प्यारी को वह रहस्य खोलकर देखने का अवसर मिल गया। उसने बाहर का द्वार बंद किया और कोई उसे भंडार खोलते देख न ले, नहीं सोचेगा बेजरूरत उसने क्यों खोला। तब आकर कांपते हुए हाथों से ताला खोला। उसकी छाती धड़क रही थी कि कोई द्वार न खटखटाने लगे। अंदर पांव रखा तो उसे कुछ उसी प्रकार का लेकिन उससे कहीं तीव्र आनंद हुआ जो उसे अपने गहने कपड़े की पिटारी खोलने में होता था। मटकों में गुड़, शक्कर, गेहूं, जौ आदि चीज़ें रखी हुई थी। एक किनारे बड़े बड़े बर्तन धरे थे जो ब्याह शादी के अवसर पर निकाले जाते थे या मांगे दिए जाते थे। एक आले पर माल गुजारी की रसीदें और देन लेन के पुर्जे बंधे रखे थे। कोठरी में एक विभूति सी छाई थी, मानो लक्ष्मी अज्ञात रूप से विराज रही हो। उस विभूति की छाया में राम प्यारी आधे घंटे तक बैठी अपनी आत्मा को तृप्त करती रही। प्रति क्षण उसके हृदय पर ममत्व का नशा सा छाया जा रहा था। जब वह उस कोठरी से निकली तो उसके मन के संस्कार बदल गए थे, मानो किसी ने उस पर मंत्र डाल दिया हो। उसी समय द्वार पर किसी ने आवाज़ दी। उसने तुरंत भंडारे का द्वार बंद किया और बाहर जाकर दरवाज़ा खोल दिया। देखा तो पड़ोसिन झुनिया खड़ी है और 1 रुपया उधार मांग रही है। राम प्यारी ने रुखाई से कहा, अभी तो 1 पैसा घर में नहीं है जीजी, क्रियाक्रम में सब खर्च हो गया। झुनिया चकरा गई। चौधरी के घर में इस समय 1 रुपया भी नहीं है। यह विश्वास करने की बात न थी। जिनके यहाँ सैकड़ों का लेन देन है, वह सब कुछ क्रियाक्रम में नहीं खर्च हो सकता। मगर शिवदास ने बहाना किया होता तो उसे आश्चर्य न होता। प्यारी तो अपने सरल स्वभाव के लिए गांव में मशहूर थी। अक्सर शिवदास की आंखें बचाकर पड़ोसियों को इच्छित वस्तुएं दिया करती थी। अभी कल ही उसने जानकी को सेर भर दूध दिया, यहाँ तक कि अपने गहने तक मांगे दे देती थी। कृपन शिवदास के घर में ऐसी बहू का आना गांव वाले अपने सौभाग्य समझते थे। झुनिया ने चकित होकर कहा, ऐसा न कहो जीजी, बड़े गाड़े में पड़ कर आई हूँ। नहीं जानती हो तुम, मेरी आदत नहीं है। बाकी 1 रुपया देना है। प्यादा द्वार पर खड़ा बकझक कर रहा है, रुपया दे दो तो किसी तरह यह विपत्ति टले। मैं आज के 8वें दिन आकर दे जाऊंगी। गांव में और कौन घर है जहां मांगने जाऊं। प्यारी टस से मस न हुई। उसने जाते ही प्यारी सांझ के लिए रसोई पानी का इंतज़ाम करने लगी। पहले दाल चावल बीनना अपार लगता था और रसोई में जाना तो सूली पर चढ़ने के समान था। कुछ देर बहनों में तामझाम होती, तब शिवदास आकर कहते कि आज रसोई न बनेगी, तो 2 में से 1 उठती और मोटे मोटे टिकट लगाकर रख देती, मानो बैलों का रातिब हो। आज प्यारी तन मन से रसोई के प्रबंध में लगी हुई है। अब वह घर की स्वामिनी है। तब उसने बाहर निकलकर देखा कितना कूड़ा करकट पड़ा है। बुढ़ऊ दिन भर मक्खी मारा करते हैं, इतना भी नहीं होता कि जरा झाड़ू ही लगा दें। अब क्या जाने इनसे इतना भी न होगा। द्वार चिकना होना चाहिए कि देखकर आदमी का मन प्रसन्न हो जाए, यह नहीं कि उबकाई आने लगे। अभी कह दूं तो तिनक उठे, अच्छा मुन्नी नांद से अलग क्यों खड़ी है। उसने मुन्नी के पास जाकर नांद में झांका, दुर्गंध आ रही थी। ठीक मालूम होता है महीनों से पानी नहीं बदला गया। इस तरह तो गायें रह चुकी,
अपना पेट भर लिया, छुट्टी हुई, और किसी से क्या मतलब। दूध सबको अच्छा लगता है। दादा द्वार पर बैठे चिलम पी रहे हैं, मगर इतना नहीं कि 4 घड़ा पानी नांद में डाल दे। मजूर रखा है, वह भी 3 कौड़ी का। खाने का ढेर, काम करते नानी मरती है। आज आता है तो पूछती हूँ, नांद में पानी क्यों नहीं बदला। रहना हो रहे या जाए, आदमी बहुत मिलेंगे। चारों ओर तो लोग मारे मारे फिर रहे हैं। आखिर उससे रहा न गया, घड़ा उठाकर पानी लेने चली। शिवदास ने पुकारा, पानी क्या होगा बहू, इसमें पानी भरा हुआ है। प्यारी ने कहा, नांद का पानी सड़ गया है। मुन्नी भूसे में मुंह नहीं डालती, देखते नहीं हो, कोस भर पर खड़ी है। शिवदास मार्मिक भाव से मुस्कुराए और आकर बहू के हाथ से घड़ा ले लिया। जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। लोग खा पी कर चले गए और प्यारी दिन भर की थकी मांदी एक टाट का टुकड़ा बिछाकर कमर सीधी करने लगी। मथुरा उसी वक्त घर में आया। नवजात पुत्र को देखने के लिए उसका चित्त व्याकुल हो रहा था। आहट पाकर प्यारी की आंखें खुल गई, पर नींद का बहाना किया और अधखुली आंखों से वह आनंद क्रीड़ा देखने लगी। माता पिता दोनों बारी बारी से बच्चों को गले लगाते और उसके मुंह को निहारते। मथुरा ने कहा, यह मेरा लड़का है। दुलारी ने बालक को गोद में चिपटार कर कहा, क्यों नहीं दुलारी, इससे क्या होता है। खेत किसान का होता है, उपज बनिए की नहीं होती, किसान की होती है। दुलारी ने कहा, यह महारानी जीने नहीं देंगी, मुझे तो बेचारी पर दया आती है। उसके कौन बैठा है, हम ही लोगों के लिए मरती है। भैया होते तो अब तक 2-3 बच्चों की माँ हो गई होती। कुछ दिनों बाद शिवदास भी मर गया। उधर दुलारी के 2 बच्चे और हुए। वह भी अधिकतर बच्चों के लालन पालन में व्यस्त रहने लगी। खेती का काम मजदूरों पर आ पड़ा। मथुरा मजदूर तो अच्छा था, संचालन अच्छा न था। उसे स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर न मिला। खुद पहले भाई की निगरानी में काम करता रहा, बाद बाप की निगरानी में काम करने लगा। वही मजदूर उसके जहाँ टिकते थे जो मेहनत नहीं करता, खुशामद करने में कुशल होते थे। इसलिए प्यारी को अब दिन में 2-4 चक्कर लगाने हार के लगाना पड़ता। कहने को तो वह अब भी मालकिन थी, पर वास्तव में घर भर की सेविका थी। मजूर थी, उसकी त्योरियां बदलते, जमींदार का प्यादा भी उसकी धौंस जमाता। भोजन में भी किफ़ायत होने लगी। लड़कों को तो जितनी बार मांगो उतनी बार कुछ न कुछ चाहिए, उसे भरपूर भोजन चाहिए। मथुरा घर का सरदार था, इसके अधिकार को कौन छीन सकता था। सारी कसर प्यारी पर निकलती थी, वही एक फालतू चीज़ थी। अगर आधा पेट खाए तो किसी की हानि न हो सकती थी। 30 वर्ष की अवस्था में उसके बाल पक गए, कमर झुक गई, आंखों की जोत कम हो गई, मगर वह प्रसन्न थी। एक दिन मथुरा ने कहा, भाभी अब तो परदेश जाने का जी होता है। यहाँ तो कमाई में बरकत नहीं, किसी तरह पेट की रोटी चल जाती है, वह भी रोध होकर। कई आदमी पूर्व से आए हैं, कहते हैं वहाँ 2-3 रुपयों की मजदूरी हो जाती है। 4-5 साल भी रह गया तो माला माल हो जाऊंगा। अब आगे लड़के बाले हुए, इनके लिए कुछ तो करना ही चाहिए। दुलारी ने भी समर्थन किया कि 4 पैसे होंगे तो लड़कों को पढ़ाएंगे। प्यारी यह प्रस्ताव सुनकर अवाक रह गई, उसका मुंह ताकने लगी। इसके पहले इस तरह की बातचीत कभी न हुई थी। यह धुन कैसे सवार हो गई। बोली, मैं तो न जाने को कहूँगी, आगे जैसी इच्छा हो। लड़कों को पढ़ने पढ़ाने के लिए यहाँ स्कूल है, फिर क्या नित्य यहीं बने रहेंगे। 2-3 साल भी खेती बन गई तो सब कुछ हो जाएगा। मथुरा, इतने दिन खेती करते हो गए, जब तक न बनी तो अब क्या बन जाएगी।
लड़कों को चक्की में जोत कर उनकी ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहता। प्यारी के आंखों में आंसू आ गए। भैया, घर पर जब तक आधी मिले सारी के लिए धावना न चाहिए, मगर मेरी ओर से कोई बात हो तो अपना घर बार अपने हाथ में करो, मुझे एक टुकड़ा दे देना, यहीं पड़ी रहूँगी। मथुरा ने कहा, भाभी यह तुम क्या कहती हो? तुम्हारे ही संभाले सब अब तक घर चला है, और तुम नहीं होती तो यह घर कब का रसातल में चला जाता। मैं सब कुछ समझता हूँ, हम लोगों को जाने दो। भगवान ने चाहा तो घर फिर संभल जाएगा, इसलिए हम बराबर खर्च बर्च भेजते रहेंगे। प्यारी ने कहा, ऐसा ही है तो तुम चले जाओ, बाल बच्चों को कहाँ बांधे फिरोगे? दुलारी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है बहन, यह देहात में लड़के कैसे पढ़ेंगे? बच्चों के बिना इनका जी वहाँ न लगेगा, दौड़ दौड़ कर घर आएंगे और सारी कमाई रेल खा जाएगी। प्रदेश में अकेले जितना खर्च होगा उतने में सारा घर आराम से रहेगा। प्यारी बोली, तो मैं ही यहाँ रहकर क्या करूँगी, मुझे भी लेते चलो। दुलारी उसे साथ लेने को तैयार नहीं थी। कुछ दिन जीवन का आनंद उठाना चाहती थी। अगर प्रदेश में यह बंधन रहा तो फिर जाने का क्या फ़ायदा। तो उन्होंने कहा कि फिर यहाँ का कारोबार तो चौपट हो जाएगा, तुम तो कुछ न कुछ देखभाल करती रहोगी। प्रस्थान की तिथि के एक दिन पहले राम प्यारी ने रात भर जाग कर हलवा पूरी बनाई। जब से इस घर में आई कभी एक दिन के लिए अकेले रहने का अवसर न आया था। दोनों बहनें साथ रहती थी और आज उस भयंकर अवसर को सामने देख प्यारी का दिल बैठा जाता था। वह देखती थी मथुरा प्रसन्न है और इसीलिए वह खाना पीने भूले हुए हैं, तो उसके में जी में आता वह भी मोह और ममता को पैरों में कुचल डाले, किंतु वह ममता जिस खाद्याल खा खा कर पली थी उसे अपने सामने से हटाए जाते देख शुद्ध होने से न रुकती। दुलारी तो इस तरह निश्चिंत होकर बैठी थी मानो मेला देखने जा रही हूँ। नई नई चीज़ें देखने, नई दुनिया में विचरने की उत्सुकता और प्यारी के सारे प्रबंध का भार था। धोबी के घर से सब कपड़े आए हैं या नहीं, कौन कौन से बर्तन जाएंगे, सफ़र खर्च के लिए बच्चे को खांसी आ रही थी और दोनों की औषधियों को पीसना कूटना, सैकड़ों काम थे। वह बच्चों के पालन पोषण में दुलारी से कुशल थी। देखो, बच्चों को बहुत मारना पीटना मत, मारने से बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। विदाई का दिन प्यारी के लिए परीक्षा का दिन था। उसमें के जी में आता था वह कहीं चली जाए जिससे यह दृश्य न देखना पड़े। वह दिन भर में अकेली रहेगी तो किससे बोलेगी, यह सोचकर ही उसका दिल कांप जा रहा था। वह कोई काम करते करते जैसे खो जाती थी और फिर सोचती, दूसरों के लिए कितना ही मरो तो भी अपने नहीं होते। पानी तेल में कितना ही मिले फिर भी अलग ही रहेगा। बच्चे नए नए कुर्ते पहने नवाब बने घूम रहे थे। वह उनको प्यार से गोद में लेना चाहती थी, परंतु वह छुड़ाकर भाग जाते। 10 बजते बजते द्वार पर बैलगाड़ी आई। लड़के सबसे पहले उस पर जा बैठे। गांव के बहुत सारे लोग मिलने आए। प्यारी को उस समय उनका आना बुरा लग रहा था। दुलारी से थोड़ी देर एकांत में मिलकर रोना चाहती थी। मथुरा से हाथ जोड़कर कहना चाहती थी, मेरी खोज खबर लेते रहना, तुम्हारे सिवा इस संसार में कौन है। लेकिन इन बातों का मौका न मिला और सभी वहाँ से चले गए। कई दिन तक प्यारी मूर्छित से रही, न घर से निकली, न चूल्हा जलाया, न हाथ मुँह धोया। और जो हलवाहा जोखू था बार बार कहता, मालकिन उठो, मुंह हाथ धो, कुछ खाओ पियो, कब तक इस तरह पड़ी रहोगी। और इस तरह गांव की स्त्रियां भी आती और उसे तसल्ली देती। जोखू कामचोर, बातूनी और नशेबाज था। प्यारी उसे बराबर डांटती थी। 2 एक बार उसे निकाल भी चुकी थी, पर मथुरा के आग्रह पर रख लिया।
आज भी जोखू की सहानुभूति बातें सुन प्यारी झुंझलाती, वह काम करने क्यों नहीं जाता, क्यों यहाँ पड़ा हुआ है। इस समय उसे सहानुभूति की भूख थी। फल कांटेदार वृक्ष से भी मिले तो क्या छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे क्षोभ का वेग कम हुआ। अब खेती का भार प्यारी पर था। लोगों ने सलाह दी, एक हल तोड़ दो और खेती उठा दो, पर उसे यह स्वीकार नहीं था। सारे काम वैसे ही चलते रहे। उधर मथुरा के चिट्ठी पत्री न भेजने से उसके अभिमान को और भी उत्तेजना मिली। वह समझता वह उसके सहारे बैठी हूँ, उसकी चिट्ठी भेजने से मुझे कोई निधि न मिलेगी। उसे मेरी चिंता हो नहीं है तो मैं भी उसकी परवाह नहीं करती। घर में जब विशेष काम नहीं रहा, प्यारी सारे दिन खेती बाड़ी के कामों में लगी रहती। खरबूजे बोए, सब वह फल फले, खूब बिके। पहले सारा दूध खर्च में हो जाता था, अब बिकने लगा। प्यारी की मनोवृत्ति में एक विचित्र परिवर्तन आ गया। अब वह साफ कपड़े पहनती, मांग चोटी भी से उदासीन न थी, और रुपए हाथ में आते ही उसने गिरवी छुड़वाए। भोजन भी संयम से करने लगी, और सागर पहले खेतों को सींचकर खुद खाली हो जाता था, अब निकास की नालियां बंद हो गई, सागर में पानी जमा हो गया। एक दिन जोखू हार से लौटा तो अंधेरा हो गया था। प्यारी ने पूछा, अब तक वहाँ क्या करता रहा। जोखू ने कहा, 4 क्यारियाँ बच रही थी, मैंने सोचा 10 मूठ और खींच दूँ, कल का झंझट कौन रखे। जोखू अब कुछ दिनों से काम में मन लगाने लगा था। जब तक मालिक उसके सिर पर सवार रहते थे वह हीले बहाने करता था। प्यारी सारे दिन हार में थोड़ी रह सकती थी, इसलिए उसने अब जिम्मेदारी आ गई थी उस पर। प्यारी ने लोटे का पानी रखते हुए कहा, अच्छा मुँह हाथ धो लो, आदमी जानकर काम करता है, हाय हाय करने से कुछ नहीं होता। खेत आज न होते कल होते, क्या जल्दी थी। जोखू ने समझा प्यारी बिगड़ रही है। यहाँ आलोचना हुई, चिढ़कर बोला। उसने सोचा कि वह उसे गुस्सा कर रही है। मालकिन, दहाने बाएं दोनों के बात चलती हो, जो बात नहीं समझती उसमें क्यों कूदती हो। कल के लिए तो ऊंचवा के खेत सूखे पड़े हैं, आज बड़ी मुश्किल से कुआं खाली हुआ था, सवेरे में पहुंचता तो कोई और आकर छींक लेता। प्यारी उसकी सरलता पर हंसकर बोली, अरे मैं तुझे कुछ कह थोड़ी रही हूँ पागल, मैं तो समझती हूँ जान रखकर काम कर, कहीं बीमार ना पड़ जाए। प्यारी, मैं क्या जानूँ, तुम्हारे अंतरे दिन बैठे रहते थे, पूछा जाता था तो कहते थे जोर आ गया था, पेट में दर्द था। जोखू छिपता बोला, तब बातें जब थी जब मालिक लोग चाहते थे इसे पीस डाले, अब जानता हूँ मेरे ही माते हैं, मैं न करूँगा तो सब चौपट हो जाएगा। प्यारी, मैं क्या देखभाल नहीं करती। जोखू, तुम बहुत करोगी, दो बेर चली जाओगी, सारे दिन तुम वहाँ बैठी नहीं रह सकती। प्यारी को उसके निष्कपट व्यवहार ने मुक्त कर दिया। बोली, रात गई चूल्हा जलाओगे, कोई सगाई क्यों नहीं कर लेते। जोखू ने मुंह धोते हुए कहा, तुम तो कहती हो मालकिन, अपने पेट भर कर तो होता नहीं, सगाई कर लूँ, 1.25 सेर खाता हूँ, 1 जून पूरा 1.25 सेर, 2 जून के लिए 2 सेर चाहिए। प्यारी, अच्छा आज मेरी रसोई में खाओ, देखो कितना खाते हो। जोखू ने पुलकित होकर कहा, नहीं मालकिन, तुम बनाते बनाते थक जाओगी, आधा सेर के 2 रोटा बना दो, खा लूँगा। मैं तो यही करता हूँ, बस आटा सान कर 2 लिट बनाता हूँ और सेक लेता हूँ। प्यारी, आज मैं तुम्हें फुलके खिलाऊंगी, तब तो सारी रात खाते ही बीत जाएगी। प्यारी, बको मत, झटपट बैठ जाओ। जोखू, जरा बैलों को पानी सानी दियाऊँ तो बैठो। जोखू और प्यारी में ठनी हुई थी। प्यारी ने कहा, मैं कहती हूँ धान रोपने की ज़रूरत नहीं, झड़ी लग जाए तो खेत डूब जाए। जोखू ने अपने विशाल कंधे पर फावड़ा रखा, जब सबका होगा तो मेरा भी होगा, सबका डूबेगा तो मेरा भी डूबेगा। तब
घर में 2 जवान काम करने वाले थे। मैं अकेला उन दोनों के बराबर खाता हूँ, दोनों के बराबर काम क्यों ना करूँ। चल झूठा कहीं का। कहते थे 2 सेर खाता हूँ, 4 सेर खाता हूँ, आधे सेर में रह गए। एक दिन तोलो तब मालूम हो। तोला है, बड़े खाने वाले। मैं कहती हूँ धान न रोपो, मजूरी मिलेगी नहीं। कई महीने बीत गए। प्यारी के अधिकार में आते ही जैसे उस घर में बसंत आ गया। भीतर बाहर जहाँ देखिए सभी निपुण प्रबंधक के हस्तकौशल, सुविचार और सुरुचि के चिन्ह दिखते थे। प्यारी ने गृह यंत्र को ऐसी चाबी दी थी कि सभी पुर्जे ठीक ठाक चलने लगे थे। भोजन भी पहले से अच्छा और समय पर मिलता, और दूध ज़्यादा होता तो घी उससे बन जाता। काम ज़्यादा होता है। प्यारी खुद न विश्राम लेती न दूसरों को करने देती, और घर में ऐसी बरकत आ गई कि जो चीज़ मांगो घर से ही निकल आती। आदमी से लेकर जानवर तक सभी स्वस्थ दिखाई देने लगे। अब घर की पहले जैसी दशा नहीं है। कोई चीथड़े लपेटे घूम रहा है, किसी को गहने की धुन सवार है। हाँ, अगर कोई रुग्ण और चिंतित और मलिन वेश में है तो वह प्यारी है। फिर भी सारा घर उससे जलता है। यहाँ तक कि बूढ़े शिवदास भी कभी कभी उसकी बदगोई करते हैं। किसी को पहर रात रहे उठना अच्छा नहीं लगता। मेहनत से सभी जी चुराते हैं। फिर भी सब मानते हैं कि प्यारी ना हो तो घर का काम न चले। और तो और दोनों बहनों में भी अब उतना अपनापन नहीं। प्रातःकाल का समय था। दुलारी ने हाथों में कड़े लेकर प्यारी के सामने पटक दिए और घुनाई हुई बोली, लेकर इसे भी भंडारे में बंद कर दे। प्यारी ने कड़े उठा लिए और कोमल स्वर में कहा, कह तो दिया, हाथ में रुपए आने दे, बनवा दूंगी। अभी ऐसा घिस नहीं गया है कि आज ही उतार कर फेंक दिया। दुलारी लड़ने को तैयार होकर आई थी। बोली, तेरे हाथ में काहे को कभी रुपए आएंगे, काहे को कड़े बनेंगे। जोड़ जोड़ कर रखने में मज़ा आता है ना। प्यारी ने हंसकर कहा, जोड़ जोड़ कर रखती हूँ तो तेरे लिए ही, और तो कोई नहीं बैठा है कि मैं सबसे ज़्यादा खा पहन लेती हूँ। दुलारी, तुम खाओ ना पहनो, जस तो पाती हो। यहाँ खाने पहनने के सिवा और क्या है। मैं तुम्हारा हिसाब नहीं जानती। मेरे कड़े आज बनने को भेज दो। प्यारी ने सरल विनोद से पूछा, रुपए ना हो तो कहाँ से लाऊं। दुलारी ने उदंडता से कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं तो कड़े चाहती हूँ। इसी तरह घर के सब आदमी अपने अपने अवसर पर प्यारी को 2-4 खरी खोटी सुना जाते थे, और वह गरीब सबकी धौंस सहकर हंसती थी। स्वामिनी का यह धर्म है कि सबकी धौंस सुन ले और करे वही जिसमें घर का कल्याण हो। किसी के ताने धमकी पर उस पर असर न होता। उसकी स्वामिनी की कल्पना इन आघातों से और भी स्वस्थ होती थी। वह घर की संचालिका है। सभी अपने अपने दुख उसी के सामने रोते हैं, पर जो वह कुछ कहती है वही होता है। इतना उसे प्रसन्न करने के लिए काफ़ी था। गांव में सबकी प्यारी की सराहना होती थी। अभी उम्र ही क्या है, लेकिन सारे घर को संभाले हुए है। चाहती तो सगाई करके चैन से रहती। इस घर में पीछे अपने को मिटाए देती है। कभी किसी से हंसती बोलती नहीं, जैसे काया पलट गई हो। कई दिन बाद दुलारी के कड़े बनकर आए। प्यारी खुद सुनार के घर दौड़ी दौड़ी गई। संध्या हो गई थी। दुलारी और मथुरा हाट से लौटे। प्यारी ने नए कड़े दुलारी को दिए। दुलारी निहाल हो गई। चटपट कड़े पहने और दौड़ी हुई जाकर मथुरा को दिखाने लगी, और प्यारी द्वार पर खड़ी यह दृश्य देखने लगी। उसकी आंखें सजल हो गई। दुलारी उससे कुल 3 साल तो छोटी है, पर दोनों में कितना अंतर है। उसकी आंखें उसकी मानो उस पर अदृश्य जम गई। दंपति का यह सरल आनंद, उनकी मुग्ध मुद्रा प्यार की टकटकी सी बंध गई। यहाँ तक कि दीपक के धुंधले प्रकाश में वे दोनों उसकी नज़रों से गायब हो गए
और अपने ही अतीत में एक लीला आंखों के सामने बार बार नए नए रूप में आने लगी। सहसा शिवदास ने पुकारा, बड़ी बहू, एक पैसा दो, तंबाकू मंगाऊं। प्यारी की समाधि टूट गई और आंसू पोंछते हुए भंडारे में पैसे लेने चली गई। एक एक करके प्यारी के गहने उससे हाथ से निकलते जाते थे। वह चाहती थी मेरा घर गांव में सबसे ज़्यादा संपन्न समझा जाए और इसके लिए चाहे उसे कभी कोई भी मूल्य देना पड़े। कभी घर की मरम्मत के लिए, कभी बैलों की नई गोई खरीदने के लिए, कभी नातेदारों के व्यवहार के लिए, कभी बीमारों के लिए रुपयों की ज़रूरत पड़ती रहती थी। जब बहुत कतर ब्योत करने पर भी काम न चलता तो वह अपनी कोई न कोई चीज़ निकाल देती और एक चीज़ एक बार हाथ से निकल कर फिर न लौटती थी। वह चाहती तो इन सब से कितने ही खर्चे टाल जाती, पर जहाँ इज्जत की बात आ पड़ती वह दिल खोल कर खर्च करती, कहीं गांव में हिट ही न हो जाए। लोग उसी का नाम धरेंगे। दुलारी के पास भी गहने थे, दो एक चीज़ें मथुरा के पास भी थी, लेकिन प्यारी उन चीज़ें न छूती। उनके खाने पहनने के दिन है, वे इस जंजाल में क्यों फंसे। दुलारी को लड़का हुआ तो प्यारी ने धूम से उत्सव मनाने का प्रस्ताव किया। शिवदास ने विरोध भी किया। क्या फ़ायदा, जब भगवान की दया से सगाई ब्याह के दिन आएंगे तो धूमधाम कर लेना। प्यारी का हौसलों से भरा दिल भला क्यों मानता। बोली, कैसी बात करते हो दादा, पहलौठे लड़के के लिए भी धूमधाम न हुई तो कब होगी। मन नहीं मानता, फिर दुनिया क्या कहेगी। और कहा कि मैं सारा इंतज़ाम कर लूँगी, गहनों के माथे जाएगी और क्या। शिवदास ने चिंतित होकर कहा, इस तरह एक दिन धागा भी न बचेगा। कितना समझाया, बेटा भाई भौजाई किसी के नहीं होते, अपने पास दो चीज़ें रहेंगी तो मुँह जोहेंगे, कोई सीधे मुँह बात न करेगा। प्यारी ने ऐसा मुँह बनाया मानो वह बूढ़ी बातें बहुत सुन चुकी है और बोली, जो अपने हैं वे भी न पूछें तो भी अपने ही रहते हैं। मेरा धर्म है, उनका धर्म उनके साथ, मर जाऊंगी तो क्या छाती पर लेकर जाऊंगी। तुम्हारी बला से मैं ही हलकान हूँ ना, यह देख किस काम आएगी। प्यारी ने उसके कंधे से फावड़ा लिया और बोली, तुम पहर रात तक ताल में रहोगे, अकेले मेरा जी उबेगा। जोखू को उबने का अनुभव न था। कोई काम ना हो तो आदमी पढ़कर सो जाए, जी क्यों उबे। बोला, जी उबे तो सो रहना, मैं घर रहूँगा तब तो और जी उबेगा। मैं खाली बैठता हूँ तो बार बार खाने की सूझती है, बातों में देर हो रही है और बादल घिरे जाते हैं। प्यारी ने कहा, अच्छा कल से आना जाना, आज बैठो। जोखू ने बंधन में पड़कर कहा, अच्छा बैठ गया, कहो क्या कहती हो। प्यारी ने विनोद करते हुए पूछा, कहना क्या है, मैं तुमसे पूछती हूँ अपनी सगाई क्यों नहीं कर लेते। अकेले मरती हूँ तब एक से दो हो जाऊंगी। जोखू शर्माता हुआ बोला, फिर तुमने फिर वही बेबात बात छेड़ दी। मालकिन, किससे सगाई कर लूँ, यहाँ कैसी महरिया क्या लेकर करूँगा जो गहनों के लिए मेरी जान खाती रहे। प्यारी, यह तो तुमने बड़ी शर्त लगाई, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी जो गहने न चाहे। जोखू, यह मैं थोड़े ही कहता हूँ कि वह गहने न चाहे, हाँ मेरी जान न खाए। तुमने तो कभी गहनों के लिए हट न किया, बल्कि अपने सारे गहने दूसरों के ऊपर लगा दिए। प्यारी के कपोलों पर हल्का सा रंग आया और बोली, अच्छा और क्या चाहते हो। जोखू, मैं कहने लगूंगा तो बिगड़ जाओगी। प्यारी की आंखों में लज्जा की एक किरण नजर आई। बोली, बिगड़ने की बात कहोगे हो तो जरूर बिगड़ूंगी। जोखू, तो मैं न कहूँगा। प्यारी ने उसे पीछे की ओर ठेलते हुए कहा, कहोगे कैसे नहीं, मैं कहला के छोड़ूंगी। जोखू, मैं कहता हूँ कि वह तुम्हारी तरह हो, गंभीर हो, ऐसी ही बातचीत में चतुर हो, ऐसा ही अच्छा पकाती हो, ऐसी किफ़ायती हो, ऐसी ही हंसमुख हो, बस ऐसी औरत मिलेगी तो करूँगा, नहीं तो इसी तरह पड़ा रहूँगा। प्यारी का मुख लज्जा से आरक्त हो गया। उसने पीछे हटकर कहा, तुम बड़े नटखट हो। हंसी हंसी में सब कुछ कह गए।